नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। हिंदी विषय के लिए चलाई जा रही स्पेशल श्रृंखला के अंतर्गत आज की क्लास में लिंग, वचन, काल और वाच्य संबंधित टॉपिक को प्रश्नों के माध्यम से कंप्लीट कराया जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर जो सबसे पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। देखिए, जब भी कभी आपको लिंग से संबंधित प्रश्न को सॉल्व करना हो तो यहाँ पर आप दो बातों का प्रमुख रूप से ध्यान देंगे। देखिए, जो भी शब्द दिए गए हों उनका आप पहले प्रयोग करके देख लीजिए कि वो प्रयोग के आधार पर कौन सा लिंग आ रहा है। एक तो आपका ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अपवाद स्वरूप प्रयोग में लाए जाते हैं, तो उन अपवाद वाले शब्दों को आप याद रखेंगे तो कभी भी आपका लिंग संबंधी प्रश्न गलत नहीं होगा। आइए यहाँ पर विकल्पों को देखते हैं। पहला विकल्प लिखा है आज्ञा। आज्ञा का अगर हम प्रयोग करें तो कहा जाता है आज्ञा दी गई, यानी ये स्त्रीलिंग शब्द है, यानी यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 का ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। क्लियर। अगर हम अन्य विकल्पों को देख लें तो जैसे बी विकल्प में मार्ग लिखा है, आप कहते हैं मार्ग का निर्माण किया जा रहा है, यानी ये पुल्लिंग है। परिणाम आ गया, यानी पुल्लिंग है। गृह का मतलब घर, घर बन रहा है, क्लियर, यानी ये पुल्लिंग है। तो यहां पर इन चारों में आज्ञा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 2 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। प्रयोग करके देख लीजिए। यहां पर देखिए पहला शब्द लिखा है पूर्ति, ठीक है, तो कहा जाता है पूर्ति की गई, क्लियर, तो यानी स्त्रीलिंग। अभिव्यक्ति, तो कहा जाता है अभिव्यक्ति अच्छी थी, यानी ये स्त्रीलिंग हो गया, पूर्ति भी स्त्रीलिंग। उसके बाद सी विकल्प में लिखा है विवाह, विवाह तय हो गया, यानी यहां जो विवाह शब्द है ये क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा, इसलिए प्रश्न संख्या 2 का सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। ये जो विवाह शब्द है ये कैसा है, पुल्लिंग। अगर आप छवि की बात करें जो कि डी विकल्प में है तो कहते हैं छवि गिर गई, यानी स्त्रीलिंग शब्द है, क्लियर। अगला देखिए प्रश्न संख्या 3 पूछा जा रहा है कि किस पुल्लिंग शब्द का लिंग परिवर्तन नहीं सही नहीं है। तो यहां पर देखिए नायक लिखा है, तो नायक का अगर आप पुल्लिंग करेंगे तो नायिका, बिल्कुल सही है। सेवक का करेंगे तो सेविका, ये भी सही है। अनुज का जो लिंग परिवर्तन होता है अनुजा हो जाता है, ये भी सही है। संचालक का जब लिंग परिवर्तन करेंगे यानी स्त्रीलिंग करेंगे तो संचालिका होगा। देखिए यहां पर वर्तनी संबंधी गलती हो जा रही है, यहां जहां र लिखा है वहां पे ल होना चाहिए, संचालिका, क्लियर। इसलिए प्रश्न संख्या 3 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। संचालक का क्या होना चाहिए, संचालिका होना चाहिए। अगला देखिए प्रश्न संख्या 4 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो देखिए प्रयोग कर लीजिए। यामा, ये क्या है, स्त्रीलिंग है। योजना, योजना बनाई गई, तो ये भी क्या है, स्त्रीलिंग। भिक्षा दी गई, यानी स्त्रीलिंग है। संबल मिला, क्लियर, तो यानी यहां पर जो संबल है ये क्या है, पुल्लिंग शब्द है, इसलिए प्रश्न संख्या 4 का डी विकल्प आपका सही हो जाएगा, क्लियर। अगला देखिए प्रश्न संख्या 5 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से उस समूह को चिन्हित कीजिए जिसमें पुल्लिंग से स्त्रीलिंग का परिवर्तन सही रूप से किया गया है। तो यहां पर देखिए कुछ शब्द लिखे हैं और इनका स्त्रीलिंग रूप वाला जो सही रूप से परिवर्तन हुआ उसको चयन करना है। कवि, कवि का जो स्त्रीलिंग होता है वो होता है कवियत्री, क्लियर। तो यहां पर आप देखिए, हाँ एक चीज और देखिए, लिंग परिवर्तन के साथ साथ आपको यहां पर वर्तनी का भी ध्यान रखना है। देखिए अगर आपने कवित्री का सही वर्तनी रूप अगर आपको पता है तो आप इसका इस तरह भी आंसर कर लेंगे, क्योंकि यहां पर जो 4 विकल्प कवित्री लिखा है इसमें केवल बी विकल्प ऐसा है जिसमें कवित्री वर्तनी के दृष्टिकोण से भी सही लिखा है, क्लियर। तो यहां पर प्रश्न संख्या 5 का बी विकल्प सही हो जाएगा। अगर हम सम्राट का स्त्रीलिंग देखें तो साम्राज्ञी होता है, नेता का स्त्रीलिंग नेत्री होता है और विधुर का स्त्रीलिंग विधवा होता है, क्लियर। यानी प्रश्न संख्या 5 का यहां पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। आपने कहा प्रभाव, तो देखिए प्रभाव डाला गया, यानी पुल्लिंग है। निर्माण किया जा रहा है, पुल्लिंग है। विवाह तय हो गया, यानी ये क्या है, पुल्लिंग है। भाषा बदल गई, क्लियर, यानी ये भाषा क्या है, स्त्रीलिंग है, क्लियर। यानी प्रश्न संख्या 6 का यहां पर डी विकल्प सही हो जाएगा। ये जो भाषा है ये क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 7 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। अब जरा इसका प्रयोग कर लीजिए। लिखा है वचन, तो ये वचन जो है वचन दिया गया, यानी पुल्लिंग है। प्रहार किया गया, यानी पुल्लिंग है। कुंडली मिल गई, जब आप कहते हैं शादी के लिए जब कुंडली मिलाई जाती है तो आप कहते हैं कुंडली मिल गई, यानी कुंडली शब्द क्या है, स्त्रीलिंग, क्लियर। यानी प्रश्न संख्या 7 का यहां पर सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 8 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो यहां पर देखिए संकल्प लिया गया, ठीक है, तो यहां पर संकल्प क्या है, पुल्लिंग। उत्साह, उत्साह अच्छा है, ठीक है, तो यहां पर यह भी पुल्लिंग का भाव। चक्रव्यूह रचा गया, तो यहां पर भी पुल्लिंग। मृत्यु हो गई, यानी यहां पर मृत्यु शब्द जो है ये स्त्रीलिंग का भाव प्रकट कर रहा है, इसलिए प्रश्न संख्या 8 का यहां पर डी विकल्प सही हो जाएगा। मृत्यु जो है ये स्त्रीलिंग का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 9 देखिए पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द को छांटिए। देखिए गणेश ये तो पुल्लिंग है, क्लियर। गणपति भी पुल्लिंग है, ठीक है। गणना की गई, ठीक है, तो गणना शब्द जो है ये स्त्रीलिंग है, तो यहां पर प्रश्न संख्या 9 का सी विकल्प सही हो जाएगा। और जो गणेश, गण और गणपति है ये पुल्लिंग है, और गणना जब आप प्रयोग करते हैं तो गणना की गई, यानी यहां पर सी विकल्प जो है वो स्त्रीलिंग होगा। अगला प्रश्न संख्या 10 प्रश्न संख्या 10 में पूछा जा रहा है कि कौवा का स्त्रीलिंग निर्धारण के लिए क्या किया जाता है। तो देखिए कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिनका स्त्रीलिंग बनाते समय
मादा शब्द का प्रयोग किया जाता है, या कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिनका पुल्लिंग बनाते समय उनके आगे नर का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? तो यहां जब आप कहते हैं कौवा, तो आप कहते हैं कौवा उड़ गया, यानी कौवा जो है ये पुल्लिंग की तरह प्रयोग होता है। जब इसका स्त्रीलिंग बनेगा तो इसके आगे आप मादा लगा देंगे, मादा कौवा, यानी यहां पर प्रश्न संख्या 10 का डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? यहां देखिए कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं, जैसे मक्खी लिखा है, आप कहते हैं मक्खी उड़ गई या मक्खी भिनभिना रही है, यानी मक्खी शब्द जो है ये स्त्रीलिंग की तरह प्रयोग होता है। अगर आपका इसको पुल्लिंग बनाना होगा तो आप नर मक्खी लिखेंगे। अगर हम तितली की बात करें तो तितली उड़ गई, यानी तितली भी स्त्रीलिंग की तरह प्रयोग होता है, और पुल्लिंग बनाना होगा तो नर तितली। अगर आप कहते हैं खटमल, खटमल लगे हैं, यानी ये पुल्लिंग की तरह प्रयोग होता है, और अगर इसका स्त्रीलिंग बनाना होगा तो मादा खटमल लिखना होगा। खरगोश, खरगोश खरगोश दौड़ता है या खरगोश तेज दौड़ता है, ठीक है, तो ये पुल्लिंग की तरह होता है, और स्त्रीलिंग बनाएंगे तो मादा खरगोश का प्रयोग किया जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 11, पूछा जा रहा है कि मंत्री शब्द का लिंग क्या है। क्लियर? तो यहां पर याद रखिएगा ये जो मंत्री शब्द होता है ये उभय लिंग होता है। क्लियर? तो याद रखेंगे कि जो भी पदनाम होंगे उसमें लिंग का भेद नहीं किया जाता है। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा? उभय लिंग हो जाएगा, यानी प्रश्न संख्या 11 का यहां पर डी विकल्प सही होगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी कभी प्रयोग होता है तो ये बोला जाता है मंत्री महोदय, मंत्री महोदया। क्लियर? तो ये जो मंत्री शब्द है ये उभय लिंग, यानी प्रश्न संख्या 11 का यहां पर डी विकल्प सही हो जाएगा। क्लियर? तो याद रखिएगा जो भी पदनाम होगा इसका लिंग भेद नहीं होगा, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, सचिव, निदेशक, अध्यक्ष, ये सभी क्या है? उभय लिंगी शब्द होते हैं। और अगर आपसे यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अगला देखिए प्रश्न संख्या 12, पूछा जा रहा है कि अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह प्रश्न कई जगह पूछा गया है। तो याद रखिए अगर हम अपवाद वाले कुछ को छोड़ दें तो वर्णमाला के अक्षरों के जो नाम है वो पुल्लिंग होते हैं, यानी प्रश्न संख्या 12 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अब वो अपवाद कौन कौन से जरा उनको भी समझिए। तो याद रखिएगा इसमें छोटी ई, बड़ी ई और री ये स्त्रीलिंग में होते हैं, और इनके अलावा सभी क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे, अपवाद वाली बात को भी। अगला देखिए प्रश्न संख्या 13, प्रश्न संख्या 13 में पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है। तो यहां देखिए जो पहला दिया मर्दाना, मर्द शब्द होता है और उससे बना है मर्दाना, ये भाव है। बुढ़ापा ये भी भाव है। भेड़ा लिखा हुआ है सी विकल्प में। देखिए भेड़ शब्द जो होता है वो स्त्रीलिंग है, जैसे आप कहते हैं भेड़ जा रही हैं। क्लियर? तो यानी भेड़ क्या है? स्त्रीलिंग। जब इसमें आपने आ प्रत्यय लगाया तो क्या बन गया? पुल्लिंग बन गया भेड़ा। क्लियर? इसलिए सी विकल्प सही हो जाएगा। भेड़ स्त्रीलिंग शब्द, उसमें आ प्रत्यय लगा तो क्या बना? पुल्लिंग शब्द भेड़ा। सी विकल्प यहां सही हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और दिया है भैंस का, भैंस नहा रही है, यानी भैंस क्या है? स्त्रीलिंग शब्द, इसमें आ प्रत्यय लगाया तो क्या बना? भैंसा, और भैंसा कैसा शब्द है? पुल्लिंग है। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 14, पूछा जा रहा है कि जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग होता है। तो उनका लिंग क्या होता है? तो उनका स्त्रीलिंग होता है। क्लियर है? ये बात ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 17 में बी विकल्प सही हो जाएगा। क्लियर है? जैसे अगर उदाहरण के स्वरूप देखेंगे तो घबराहट, सकपकाहट, बौखलाहट, चिकनाहट, चिल्लाहट। क्लियर है? तो आप कहते हैं ना घबराहट हो रही है, ठीक है, यानी घबराना एक भाववाचक संज्ञा है, उसमें हट लग गया तो घबराहट बना, तो ये कैसा भाव दे रही? स्त्रीलिंग का। ठीक है? चिल्लाहट हो रही है। क्लियर? तो ये सब क्या बन जाएंगे? स्त्रीलिंग। याद रखेंगे इनको। लिंग के संदर्भ में अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा शब्द की जो जाति होती है उसी को लिंग कहा जाता है, यानी संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के नर या मादा जाति होने का बोध होता है व्याकरण में उसको क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। और व्याकरण में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 2 होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अगला देखिए प्रश्न संख्या 15, पूछा जा रहा है कि पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग कर देने से काला विशेषण का रूप क्या हो जाएगा। तो देखिए मैंने आपको पूर्व में भी बताया था कि जो विशेषण शब्द होता है ये विकारी शब्द होते हैं। क्लियर? यानी इसमें विकार उत्पन्न हो जाता है लिंग के। जैसे हमने कहा श्याम काला लड़का है, तो देखिए पुल्लिंग है तो काला आया, और अगर ये कहते हम कि मोहिनी काली लड़की है तो जैसे हमने लिंग बदला तो काला से क्या हो गया? काली हो गया विशेषण। तो यहां पर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 15 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। काली शब्द जो है यहां पर स्त्रीलिंग के लिए विशेषण शब्द होगा। क्लियर? अगला देखिए, जैसे यहां पर लिखा है राघव अच्छा है, तो अच्छा शब्द विशेषण है, तो पुल्लिंग के लिए अच्छा आया, लेकिन यहां पर जैसे स्त्रीलिंग हुआ तो अच्छा की जगह पर अच्छी हो गया। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 16, पूछा जा रहा है कि कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है। देखिए जो कव्वाली शब्द है याद रखिएगा ये स्त्रीलिंग में प्रयोग किया जाता है। क्लियर? और अगर आप प्रयोग भी करेंगे इसका तो आप कहते हैं कव्वाली हो रही है, ठीक है, या कव्वाली शुरू होने वाली है, तो ये कैसे प्रयोग होता है? स्त्रीलिंग के तहत प्रयोग होता है। ये बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। कव्वाली के संदर्भ में एक बात और याद रखिएगा कि ये फारसी भाषा का शब्द है, और ये किस तरह प्रयोग होता है? स्त्रीलिंग के तहत। अगर हम फारसी भाषा के कुछ शब्द को देख लें तो जैसे अफसोस, आबदार, ये क्या है? फारसी शब्द है। क्लियर है? आगे देखिए, हाँ देखिए कुछ और भी फारसी शब्द यहां दिए गए हैं, जैसे आबरू फारसी है, आतिशबाजी, अदा, आराम, आमदनी, आवारा, कुश्ती फारसी शब्द है, कबूतर, गज, गल्ला, गवाह, मुर्दा,
लगाम, रंग, राह, सूद, हजार, ये सभी कैसे शब्द हैं? फारसी शब्द हैं। याद रखेंगे, यहां से भी प्रश्न बनता है। अगला प्रश्न संख्या 17 पूछा जा रहा है कि संज्ञा के जिस रूप से स्त्रीत्व का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? यानी संज्ञा के रूप से जहां पर स्त्री का बोध होता है तो उसको क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। प्रश्न संख्या 17 के यहां पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो प्रयोग कर लीजिए। आप यहां पर देखिए, फुटपाथ हटा दिया गया यानी पुल्लिंग, स्कूल खुल गया पुल्लिंग, स्टोव गिर गया यानी पुल्लिंग, केतली, केतली गिर गई। क्लियर है? तो केतली कैसा है? स्त्रीलिंग शब्द है। क्लियर है? तो इस बात को ध्यान रखेंगे, डी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 19 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो प्रयोग कर लीजिए। जहाज उड़ गया पुल्लिंग, जलपान, तो जलपान क्या है? तो जलपान किया गया, ठीक है। जलपान हो गया तो पुल्लिंग, जमीन लिखवा ली गई, क्लियर है, या जमीन की रजिस्ट्री हो गई तो जमीन कैसा शब्द आ रहा है? स्त्रीलिंग, यानी यहां पर सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। जमीन जो है वो स्त्रीलिंग है। जुलूस निकल रहा है तो जुलूस क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 में पूछा जा रहा है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो जरा इसका प्रयोग कर लीजिए। विकल्प ए में लिखा है मंत्रणा, आप कहते हैं मंत्रणा की गई, क्लियर है, यानी स्त्रीलिंग। सभा लिखा है बी विकल्प में, सभा आयोजित की गई, क्लियर है, यानी यहां पर स्त्रीलिंग है। मंडली बैठी है यानी स्त्रीलिंग है। न्याय मिल गया यानी यहां पर न्याय शब्द जो है ये क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 21 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? अगला लिखा है अंधेर, अंधेर हो गया है, क्लियर है। तो ये जो अंधेर शब्द है ये क्या है? पुल्लिंग शब्द है, क्लियर है। तो यहां पर अंधेर पुल्लिंग हो जाएगा। नकेल कसी जा रही है यानी नकेल शब्द क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। मुंडेर, ठीक है, बटेर, ये सभी क्या है? स्त्रीलिंग है। लेकिन यहां पर आप देखिए कि जो अंधेर शब्द है ये क्या है? अंधेर शब्द पुल्लिंग की तरफ प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहां पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? प्रश्न संख्या 21 का ए विकल्प यहां सही हो जाएगा। यहां पर एक बात याद रखिएगा, अंधेर के साथ साथ शिशु हो गया, नक्शा हो गया, धन हो गया, ये सभी क्या है? पुल्लिंग शब्द है। शिशु, नक्शा, अंधेर और धन, ये सभी क्या है? पुल्लिंग है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 में पूछा जा रहा है कि तन शब्द लिंग निर्धारण कीजिए। तो देखिए तन आप कहते हैं तन भीग गया, क्लियर, यानी तन कैसा शब्द है? तो याद रखिएगा ये पुल्लिंग शब्द है। प्रश्न संख्या 22 का ए विकल्प आपका यहां पर आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 23 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो प्रयोग कर लीजिए। लिखा हुआ प्रवाह, तो आपने कहा कि प्रभाव, सॉरी लिखा प्रभाव, प्रभाव डाला गया यानी ये क्या है? पुल्लिंग है। भाषा अच्छी या भाषा बदल गई, तो जब आप कहते हैं भाषा बदल गई यानी ये क्या है? भाषा स्त्रीलिंग है। और अभी आपने पूर्व में पढ़ा भी था ये। निर्माण कार्य चल रहा है, पुल्लिंग। विवाह तय हो गया यानी पुल्लिंग। तो यहां पर भाषा जो है वो स्त्रीलिंग होगा। बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 24 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो यहां पर देखिए पहला शब्द लिखा हुआ है संकल्प, आप कहते हैं संकल्प टूट गया यानी ये क्या है? पुल्लिंग शब्द है ना, यानी प्रश्न संख्या 24 के यहां पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, और उसके बाद ये जो लज्जा है, ठीक है, ये क्या है? स्त्रीलिंग है। घटना हो गया, प्रार्थना हो गया, ये सभी क्या है? स्त्रीलिंग है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 25 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो देखिए आप कहते हैं दीमक, तो दीमक लगी है, ठीक है, तो ये स्त्रीलिंग की तरफ प्रयोग होता है। फिर आप कहते हैं रात हो गई यानी स्त्रीलिंग, वर्षा हो रही है यानी स्त्रीलिंग। और विधुर शब्द जो है ये क्या है? ये पुल्लिंग के लिए प्रयोग होता है। जिसकी स्त्री मर गई है उनको कहते हैं विधुर, ठीक है। तो यानी प्रश्न संख्या 25 का डी विकल्प सही हो जाएगा। यानी वह व्यक्ति जिसकी पत्नी की मृत्यु हो गई है उनको क्या कहते हैं? विधुर कहते हैं, ठीक है। और विधुर का अगर स्त्रीलिंग बनाना होगा तब आप कहेंगे विधवा। क्लियर? तो ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 26, यहां पर आपको पुल्लिंग को स्त्रीलिंग से मैच करना है। आपने कहा साहब, तो साहब का क्या हो जाएगा? मेम हो जाएगा। क्लियर है? तो यानी ए की जगह क्या जाएगा? ए के साथ चौथा कोरिलेट हो जाएगा। पिता का अगर स्त्रीलिंग करना होगा तो माता, यानी बी के साथ तीसरे को कोरिलेट करेंगे। हाथी की बात करेंगे तो हाथी का स्त्रीलिंग क्या होता है? हथिनी, यानी सी के साथ दूसरे को कोरिलेट करेंगे। और सांप का जो स्त्रीलिंग होता है सांपिन होता है। यहां पर आप डी को एक के साथ कोरिलेट करेंगे। सांप का जो स्त्रीलिंग है इसको ध्यान रखिएगा, हो सकता है इंडिविजुअल भी पूछ लिया जाए। तो हाथी का हथिनी और सांप का सांपिन होता है। यहां पर 4 3 2 1 की सीरीज बन रही है। 4 3 2 1 के अकॉर्डिंग ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 27 पूछा जा रहा है कि निम्न प्रश्न लिंग से संबंधित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला लिखा हुआ है आकारांत और आकारांत पुल्लिंग शब्दों को इकारांत कर देने से स्त्रीलिंग हो जाता है। अब देखिए सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि आकारांत और आकारांत क्या होता है। देखिए जब कोई भी शब्द आप लिख रहे हैं और उसके अंत में यदि अ का भाव आ रहा है तो उसको कहते हैं आकारांत। और यदि उस शब्द के अंत में आ स्वर आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा? आकारांत हो जाएगा। क्लियर? जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए एक पुल्लिंग शब्द होता है आकारांत में पुत्र, क्या होता है? पुत्र। तो पुत्र पुल्लिंग है और पुत्र जब त्र आ रहा है तो त्र में अ का भाव आ रहा है यानी अस्वर है ना त्र में, तो ये क्या हो जाएगा? आकारांत पुल्लिंग हो जाएगा। अब कह रहा है कि इसमें अगर हम इकारांत कर दें
तो ये क्या हो जाता है, स्त्रीलिंग हो जाता है। तो हम जो पुत्र है तो अकारांत की जगह इकारांत करेंगे तो पुत्री हो जाएगा, तो पुत्री क्या है, स्त्रीलिंग, यानी स्टेटमेंट सही है। अगर हम आकारांत का एग्जाम्पल ले लें तो आकारांत के एग्जाम्पल में आप कह सकते हैं लड़का, तो लड़का में का में आ है ना, इसका मतलब ये क्या है, आकारांत है, यानी अंत में आया है। अब देखिए अगर हम इसको इकारांत कर दें तो लड़का से क्या हो जाएगा, लड़की हो जाएगा, ये स्त्रीलिंग में बदल जाएगा, यानी हमारा पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्लियर। अब जरा दूसरा स्टेटमेंट देखिए। दूसरे स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि जाति बोधक शब्दों के अंतिम स्वर का लोप कर उसमें कहीं पर इन और कहीं पर आइन प्रत्यय लगाकर हम स्त्रीलिंग बना देते हैं। अब जरा इसका उदाहरण देखिए। जैसे उदाहरण के स्वरूप आप एक शब्द लीजिए, धोबी। क्लियर। यानी ये जो धोबी शब्द है ये कैसा शब्द है, ये आपका जाति बोधक शब्द है। अब ये कह रहा है कि इसमें अंतिम स्वर का लोप कर दीजिए, यानी यहां पर जो ब पे बड़ी की मात्रा यही तो अंतिम स्वर है, इसको हटा दीजिए, यानी धोब हो गया, और उसमें इन या आइन प्रत्यय लगाइए। तो जैसे अगर हमने इन प्रत्यय लगाया तो ये क्या बन जाएगा, धोबिन बन जाएगा। क्लियर। और धोबिन क्या है, धोबी का स्त्रीलिंग है, यानी ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल ले लें, तेली, तो तेली में ल में बड़ी की मात्रा अंतिम स्वर है, हटा दीजिए, उसके जगह पर इन प्रत्यय लगाइए तो क्या हो जाएगा, तेलिन। तो तेली का जो स्त्रीलिंग होता है वो क्या होता है, तेलिन होता है, यानी यहां पर ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है, यानी यहां पर आपके दोनों स्टेटमेंट सही दिए गए। क्लियर। तो यहां पर आपका क्या होगा, सी विकल्प सही हो जाएगा, यहां पर दोनों स्टेटमेंट सही है। यहां पर देखिए लिखा हुआ है, अगर अकारांत और आकारांत पुल्लिंग में इकारांत कर दिया जाए तो वो स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे नर लिखा, यहां देख लीजिए, नर है, अब र में अ आ रहा है ना, ये कैसा हो जाएगा, आकारांत हो जाएगा। क्लियर है। और इसमें जैसे आपने इकारांत किया, यानी र की जगह पर बड़ी लगा दिया तो नारी बन गया, और ये क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। इसी तरह हिरन लिखा है, हिरन क्या है, आकारांत है, इकारांत करेंगे तो हिरनी हो जाएगा और इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा। जैसे पुत्र लिखा है, तो पुत्र क्या है, पुल्लिंग है, आकारांत है, तो इसमें इकारांत करेंगे तो पुत्री यानी स्त्रीलिंग। ठीक है। लड़का, इसका एग्जाम्पल मैंने बताया, इसके जगह पर मोटा ले लीजिए, मोटा जब आप कहते हैं तो ये आकारांत का हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि अंत में क्या रहा है, आ, और इसका इकारांत करेंगे तो मोटी, यानी ये क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। इसी तरह नाना का नानी हो जाएगा। अब यहाँ जाति बोधक में जैसे माली है, तो ल में बड़ी की मात्रा हटा दीजिए, उसकी जगह पर इन हो गया तो मालिन हो गया, लाला का ललाइन हो गया, बाघ का बाघिन हो गया, हलवाई का हलवाइन हो गया। अब देखिए ये जो हलवाई है इसमें आइन प्रत्यय लगा हुआ है। क्लियर, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 28, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो इसको प्रयोग में ले लीजिए। तो यहां पर देखिए अगर हम देश की बात करें तो ठीक है, तो देश क्या है, देश एक आपका पुल्लिंग शब्द है। क्लियर है। नगर पुल्लिंग है, द्वीप ये भी पुल्लिंग है, झील, झील का प्रयोग कर ले, झील सूख गई। क्लियर है। तो यहां पर क्या होगा, झील जम गई, तो ये क्या स्त्रीलिंग है, यानी यहां पर डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 का डी विकल्प सही हो जाएगा। यहां पर एक तथ्य है कि यदि कोई भौगोलिक जल या स्थल का नाम है तो प्रायः पुल्लिंग होता है, जैसे देश, नगर, रेगिस्तान, द्वीप, पर्वत, समुद्र, सरोवर। ठीक है। लेकिन यहां पर पृथ्वी के लिए, झील के लिए, घाटी के लिए स्त्रीलिंग प्रयुक्त होता है, यानी पृथ्वी, झील और घाटी ये कैसे शब्द है, स्त्रीलिंग है। इनको आप विशेष तौर पर याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 29, पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो देखिए दया आ रही है, यानी ये क्या है, स्त्रीलिंग। माया आ गई, यानी ये क्या है, स्त्रीलिंग। भाषा बदल गई, यानी स्त्रीलिंग। आभार, आभार शब्द क्या हो जाएगा, आभार आपका जो हो जाएगा वो पुल्लिंग हो जाएगा। क्लियर, आभार व्यक्त किया गया, यानी ये आपका पुल्लिंग हो जाएगा। डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 देखिए, लिखा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, ठीक है। आशा की गई, ठीक है, तो ये क्या है, स्त्रीलिंग। आपने कहा कष्ट हो रहा है, यानी कष्ट क्या है, सब पुल्लिंग है, यानी यहाँ पर बी विकल्प। सेना आ रही है, स्त्रीलिंग। क्षमा मिल गई, तो ये भी क्या है, स्त्रीलिंग। तो यहाँ पर पुल्लिंग क्या है, कष्ट, यानी बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 31, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो देख लीजिए विवाद हो गया, यानी ये पुल्लिंग है। फिर कहा जा रहा है कि सार पता चला, क्लियर है, यानी उसका तथ्य का सार पता चला, यानी ये क्या है, पुल्लिंग है। रूप बदल गया, तो ये क्या है, पुल्लिंग है, रूप शब्द। आय बढ़ गई, जब आप कहते हैं आय बढ़ गई, इसका मतलब क्या है, आय शब्द स्त्रीलिंग है, यानी प्रश्न संख्या 31 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 32, प्रश्न संख्या 32 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो इसका प्रयोग कर लीजिए। यहां पर देखिए गृह, गृह बन रहा है, ठीक है। चंदन, ये भी पुल्लिंग है। पत्ता गिर गया या पत्ता गिर रहा है, ठीक है, तो ये क्या है, पुल्लिंग है। लेकिन आप कहते हैं सभा आयोजित की जा रही है, तो सभा क्या हो गया, ये स्त्रीलिंग है। ये पूर्व में भी आप पढ़ चुके हैं। प्रश्न संख्या 32 का यहां पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, तो आपने क्या कहा, क्षमा मिल गई, यानी स्त्रीलिंग है। घटना घट गई, स्त्रीलिंग है। क्षेत्र शामिल किया गया, क्लियर है। तो आप जैसे परिसीमन हुआ, मान लीजिए कोई क्षेत्र जो है वो नगर पालिका में आ गया या नगर निगम में आ गया, तो आप क्या कहते हैं, क्षेत्र शामिल किया गया, यानी क्षेत्र शब्द क्या है, पुल्लिंग है। डी विकल्प में रीति लिखा है, तो रीति चली आ रही है, यानी रीति क्या है, स्त्रीलिंग है। तो यहां पर पुल्लिंग पूछा जा रहा है, सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 34, पूछा जा रहा है कि निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, तो देखिए दुख हो रहा है, यानी ये क्या है, पुल्लिंग है। गरिमा गिर गई, यानी ये बी विकल्प सही हो जाएगा। गरिमा क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। क्लियर, यानी प्रश्न संख्या 34 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न संख्या 35 पूछा जा रहा है कि कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है जब आप कहते हैं छाछ, ठीक है, तो ये जो छाछ है ये क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। यहां पर एक बात याद रखिएगा कि जो भी खाने पीने की चीजें होती हैं वो स्त्रीलिंग में ही आती हैं, क्लियर। तो छात्र छाछ क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग में हो जाएगा, यानी यहां पर आपका ए विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। छाछ जो है वो क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग, क्लियर। अब यहां पर एक बात और ध्यान रखिए कि ये तो आपने देख लिया कि जो खाने पीने की चीजें वो स्त्रीलिंग में होती है, जैसे कचौड़ी, पूरी, खीर, दाल, पकौड़ी, रोटी, चपाती, तरकारी, सब्जी, खिचड़ी, ये सभी क्या है, स्त्रीलिंग। लेकिन कुछ यहां पर अपवाद भी है, उसको ध्यान रखिए। जैसे पराठा, देखिए पराठा शब्द आप प्रयोग भी करते हो तो कहते हैं पराठा बन रहा है, तो वो पुल्लिंग में आ जाएगा। हलवा बन गया, पुल्लिंग में। भात गिर गया, ठीक है, भात कहा जाता है चावल को, ठीक है, भात गिर गया यानी ये भी क्या है, पुल्लिंग में, ठीक है। लेकिन जब आप दही का प्रयोग करते हैं तो दही गिर गई बोलते हैं आप, ठीक है, तो यहां गलती होने की संभावना है। याद रखिएगा दही क्या हो जाएगा, पुल्लिंग है। याद रखिएगा दही क्या है, पुल्लिंग है। रायता गिर गया, ठीक है, तो रायता भी पुल्लिंग है। तो यहां पर अपवाद में तो आप प्रयोग के आधार पर तो और सही कर सकते हैं, लेकिन दही को याद रखिएगा, दही क्या है, पुल्लिंग है, क्लियर। और बाकी सभी खाने पीने की चीजें क्या होती हैं, स्त्रीलिंग होती हैं। लेकिन पराठा, इनको तो प्रयोग करके भी आप पुल्लिंग बता सकते हैं, क्लियर। तो यहां पर पराठा, हलवा, भात, दही और रायता, ये अपवाद स्वरूप आप याद रखेंगे। अगला देखिए, हाँ, और एक चीज और याद रखिएगा कि जैसे काढ़ा, तिल और टेसू, ये सभी क्या है, ये भी पुल्लिंग शब्द है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 36 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द को छांटिए। तो यहां लिखा चाहत, तो आप कहते हैं चाहत बढ़ गई, क्लियर, यानी स्त्रीलिंग है। रंगत चढ़ गई, स्त्रीलिंग है। मेहनत बढ़ गई यानी स्त्रीलिंग है। आहार, आहार अच्छा है, क्लियर, यानी ये पुल्लिंग है। प्रश्न संख्या 36 का डी विकल्प सही हो जाएगा, क्लियर। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि भील का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो याद रखिएगा ये जो भील है ये क्या होता है, भील का स्त्रीलिंग क्या होता है, भील का स्त्रीलिंग भिलनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भिलनी, बी विकल्प सही हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, भील का स्त्रीलिंग भिलनी हो जाएगा, बी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। कुछ और भी देख लीजिए, याद रखिएगा भील का जो स्त्रीलिंग आपने बनाया, इसमें भील संज्ञा में नी प्रत्यय जोड़कर इसका स्त्रीलिंग बना भिलनी, क्लियर, ये भी ध्यान रखेंगे। यहां पर एक बात याद रखिएगा, यदि किसी जाति या भाव बताने वाली संज्ञा का पुल्लिंग से जब आप स्त्रीलिंग बनाते हैं तो नी प्रत्यय को जोड़ते हैं। जैसे स्यार, स्यार का जब आप स्त्रीलिंग बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्यारनी। हिंदू, हिंदुनी, याद रखेंगे हिंदू का स्त्रीलिंग क्या होता है, हिंदुनी। ऊंट का स्त्रीलिंग ऊंटनी, हाथी का स्त्रीलिंग हथिनी, क्लियर। तो इन बातों को भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगला प्रश्न संख्या 38 पूछा जा रहा है कि स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो यहां पर देखिए पहला लिखा है सलाद, तो आप क्या कहते हैं, सलाद कट गया, ठीक है, सलाद काटा जा रहा है। अब सनक, तो आप सनक कहते हैं सनक चढ़ गई, क्लियर, यानी कि यहां पर सनक शब्द जो है स्त्रीलिंग की तरह प्रयोग करते हैं, तो यहां पर बी विकल्प आपका सही हो जाएगा, सनक स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न संख्या 39 पूछा जा रहा है कि स्त्रीलिंग शब्द अलग कीजिए, ठीक है। तो ये देखिए हुलास, तो हुलास क्या है, ये पुल्लिंग की तरह प्रयोग करते हैं। हरकत, हरकत शब्द जो है ये आप स्त्रीलिंग की तरह प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो जैसे आप कहते हैं हरकत बढ़ गई है, ठीक है, तो ये क्या है, स्त्रीलिंग की तरह, बी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। हमला किया गया, यानी हमला क्या है, पुल्लिंग है। हवाला दिया गया, हवाला क्या है, पुल्लिंग है, क्लियर। हरकत क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। अगला देखिए, जैसे यहां प्रयोग करके बताया गया कि हरकत अच्छी नहीं लगती, तुम्हारी हरकत अच्छी नहीं लगती, तो ये स्त्रीलिंग। अगला देखिए प्रश्न संख्या 40 पूछा जा रहा है कि पुल्लिंग वाचक शब्द को छांटिए। जैसे लिखा है कैमरा, कैमरा गिर गया, तो ये क्या है, पुल्लिंग है, यानी यहां पर ए विकल्प ही सही हो जाएगा। पायल टूट गई, तो ये क्या है, तो ये पायल स्त्रीलिंग है। प्लेट टूट गई, प्लेट क्या है, स्त्रीलिंग हो जाएगा। तलवार गिर गई, तो ये तलवार क्या है, स्त्रीलिंग। वहीं कैमरा क्या हो जाएगा, पुल्लिंग, ए विकल्प यहां पर सही हो जाएगा, क्लियर। तो ये सभी आप जानते हैं। अगला देखिए प्रश्न संख्या 41 पूछा जा रहा है कि निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो प्रयोग कर लीजिए, दया, दया दिखाई गई यानी स्त्रीलिंग। प्रार्थना की गई, स्त्रीलिंग। वायु तेज चल रही है, स्त्रीलिंग। नेत्र खराब हो गया, नेत्र क्या हो जाएगा, पुल्लिंग। तो याद रखिएगा नेत्र कैसा शब्द है, पुल्लिंग। प्रश्न संख्या 41 का डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 42 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन है। तो आप कहते हैं यहां पर शोभा बढ़ गई, ठीक है, तो यानी शोभा क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। प्रश्न संख्या 42 का ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 43 में पूछा जा रहा है कि पुल्लिंग स्त्रीलिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो यहां देख लीजिए, लिखा देव, देव का स्त्रीलिंग देवी होता है, बिल्कुल सही है। मामा का स्त्रीलिंग मामी होता है, ये भी सही है। कांत का स्त्रीलिंग कांति नहीं होता है, तो यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, सी विकल्प सही हो जाएगा। ये जो कांत है इसका स्त्रीलिंग क्या होता है, कांता होता है, क्लियर। कांत का स्त्रीलिंग क्या होता है, कांता, सी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। याद रखिएगा गधा का जो स्त्रीलिंग होता है वो गधी होता है, ये बिल्कुल सही है। और कांत का स्त्रीलिंग क्या होगा, कांता, कांत का स्त्रीलिंग क्या होगा, कांता, याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 44 प्रश्न संख्या 44 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। प्रयोग कर लीजिए, पहला लिखा है ऋतु, आप कहते हैं ऋतु बदल गई, यानी यहां ऋतु क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। यहां देखिए कुछ बातें और बताई गई हैं, जैसे आकारांत, इकारांत, इकारांत, उकारांत, ये सभी संज्ञाएं प्रायः
स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर आकारांत इकारांत क्या होता है ये मैंने पूर्व में भी बताया। जैसे यहाँ पर देखिए आकारांत लिखा है, यानी जो भी शब्द होगा उसमें जो अंतिम स्वर आएगा वो आ आएगा। जैसे दया में देखिए आ है, माया में आ है, कृपा में आ है, क्षमा में आ है। इकारांत कहेंगे तो छोटी ई है ना, यानी ई इकारांत का मतलब अंत में छोटी ई होगा। जैसे निधि में, विधि में छोटी ई, ध में फिर परिधि में भी छोटी ई, अग्नि में न में छोटी ई। अगर कहते हैं इकारांत यानी अंत में बड़ी ई आएगा, जैसे नदी, रोटी, गोपी। उकारांत जैसे अंत में छोटा हुआ आएगा। तो ये सभी जो है प्रायः स्त्रीलिंग के तहत प्रयोग किए जाते हैं। हाथी और दही ये जो है प्रायः पुल्लिंग की तरह प्रयोग किए जाते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। अगला है प्रश्न संख्या 45, पूछा जा रहा है कि कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो याद रखिएगा कवि शब्द का स्त्रीलिंग कवयित्री होगा। क्लियर, यानी यहां पर प्रश्न संख्या 45 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला देखिए, यहां पर एक बात और याद रखिएगा, कुछ ऐसे शब्द हैं जो सदैव पुल्लिंग की तरह प्रयोग किए जाते हैं, जैसे घी, मोती, दही, भात, खेत, सूत, दांत, आंसू, आलू, गेहूं। ये क्या है, सदैव पुल्लिंग की तरह। जैसे मोती याद रखिएगा, मोती आप कहते हैं मोती मोती टूट गई, तो प्रयोग के आधार पे तो ये लगता है कि स्त्रीलिंग है, लेकिन ये क्या है, पुल्लिंग है। ऐसे आप कहते हैं दही गिर गई, तो प्रयोग के आधार पे लगेगा स्त्रीलिंग, लेकिन ये क्या सदैव पुल्लिंग है। तो ये अपवाद जो है इनको आप जरूर याद रखेंगे। अब जैसे कहा जाए कुछ ऐसे हैं जो सदैव स्त्रीलिंग, जैसे रोटी, टोपी, उदासी, रात, बात, लात, प्यास, मिठास। ये सभी क्या है, सदैव स्त्रीलिंग के तहत प्रयोग किए जाते हैं। क्लियर, तो इनको आप जरूर ध्यान रखिएगा। जैसे यहां पर अगर हम परिवर्तित करके देखें तो देव का स्त्रीलिंग देवी हो जाएगा, गोप का स्त्रीलिंग गोपी हो जाएगा, बाघ का स्त्रीलिंग बाघिन हो जाएगा, कुजड़ा का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, कुंजड़िन हो जाएगा, सांप का स्त्रीलिंग पढ़ चुके आप, सांपिन हो जाएगा, मेहतर का स्त्रीलिंग मेहतरानी हो जाएगा। तो ये याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 46 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द क्या है। तो देखिए यहां पर बी विकल्प सही हो जाएगा। जो अहिंसा है, अहिंसा फैल गई, हिंसा की तरह ही जैसे आप कहते हैं ना हिंसा फैल गई, उसी तरह अहिंसा भी क्या है, स्त्रीलिंग है, यानी प्रश्न संख्या 46 का यहां पर बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए, जैसे कुछ और जो स्त्रीलिंग है, जैसे अरहर, अवज्ञा, चिकित्सा, चेचक, टकसाल, फरियाद, ये सभी क्या है, स्त्रीलिंग की तरफ प्रयोग किए जाते हैं। अगला है प्रश्न संख्या 47, पूछा जा रहा है कि मनगढ़ंत क्या है। तो याद रखिएगा मनगढ़ंत जो है ये उभय लिंग होता है। क्लियर, यानी प्रश्न संख्या 47 का यहां पर सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। मनगढ़ंत क्या है, उभय लिंग होता है। क्लियर, एक बात और याद रखिए, मंत्री भी अभी आपने पढ़ा है कि उभय लिंग होता है। अगला देखिए, अगला है प्रश्न संख्या 48, पूछा जा रहा है कि ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तन क्या करेंगे तो होगा। तो याद रखिएगा ठठेरा का जो स्त्रीलिंग होगा वो ठठेरिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ठठेरिन, यानी प्रश्न संख्या 48 का ए विकल्प सही हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, वर्तनी सहित याद रखिएगा। ठठेरिन, र में छोटी की मात्रा और दूसरे ठ पे ए की मात्रा। अगला प्रश्न संख्या 49, पूछा जा रहा है कि विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होता है। तो याद रखिएगा विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी होता है। यहां पर ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। चाय पूछ रहा है कि चाय शब्द जो है किस वचन में प्रयोग होता है। अब वचन से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं, तो याद रखिएगा चाय जो है ये एक वचन में प्रयोग होता है। याद रखेंगे चाय किसमें, एक वचन में प्रयोग होता है। 50 का ए आंसर सही हो जाएगा। जैसे पूछ रहा है भारतीय का अगर आपको बहुवचन करना हो तो क्या होगा, तो भारतीय का क्या होगा, भारतीयों। तो याद रखिएगा जब आप भारतीयों लिखते हैं तो त में बड़ी की मात्रा होती है। यहां पर बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न संख्या 52, पूछा जा रहा है कि जाति शब्द का बहुवचन क्या है। तो याद रखिए जब आप जाति का बहुवचन बनाते हैं तो क्या हो जाता है, जातियां, यानी यहां पर आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। जाति का बहुवचन क्या होगा, जातियां। अगला देखिए, पूछ रहा है कि हिंदी में वचन कितने होते हैं। तो याद रखिएगा हिंदी में अगर हम वचन की बात कर लें तो हिंदी में 2 वचन होते हैं। क्लियर है, कौन कौन सा, एक वचन और बहुवचन, यानी यहां पर प्रश्न संख्या 53 का ए विकल्प सही हो जाएगा। हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अगला देखिए प्रश्न संख्या 54, पूछा जा रहा है कि आकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है। देखिए यहां पर आकारांत है, यानी अंत में अ आएगा स्वर और स्त्रीलिंग होगा। तो जैसे कोई एग्जांपल लीजिए जिसमें आकारांत हो और स्त्रीलिंग हो। तो जैसे उदाहरण के स्वरूप में आपने ले लिया कैसे, बात, चलिए बात ले लेते हैं। जैसे बात, तो देखिए बात शब्द पहले स्त्रीलिंग है, जैसे आप कहते हैं बात बन गई, यानी बात क्या है, स्त्रीलिंग है। और ये आकारांत यानी अंत में अ है, तो त है, तो त में क्या आता है, अ आता है। अब कह रहा है इसका बहुवचन बनाने के लिए क्या करते हैं। तो याद रखिएगा जब भी आकारांत स्त्रीलिंग हो तो उसका बहुवचन बनाने के लिए क्या करते हैं, ए जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, ए, यानी यहां पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। ए जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, बातें हो जाता है। क्लियर, तो ये बात ध्यान में रखेंगे। प्रश्न संख्या 54 के यहां पर सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ए आप जोड़ देते हैं, ठीक है, तो सी विकल्प सही है। जैसे बात से क्या बन गया, बातें। देखिए यहां पर कुछ एग्जाम्पल भी दिया गया, जैसे आपने लिखा गाय, तो गाय क्या है, स्त्रीलिंग है, और अंत में य में अ आ रहा है, यानी ये आकारांत स्त्रीलिंग है। बहुवचन बनाएंगे तो ए हो जाएगा गायें। इसी तरह बात से बातें, बहन से बहनें, रात से रातें, सड़क से सड़कें, आदत से आदतें, ये क्या है सब बहुवचन बनाएंगे आकारांत स्त्रीलिंग का। जैसे आंख, आंख भी क्या है, स्त्रीलिंग है ना, इसका जब बहुवचन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आंखें। जैसे आप कहते हैं नहर, नहर का क्या हो जाएगा, नहरें। तो इनको आप इस ट्रिक के तहत याद रखेंगे। अगला प्रश्न संख्या 55, पूछा जा रहा है कि उर्दू शब्द सौदा जो है इसका बहुवचन में क्या रूप होगा।
तो याद रखिएगा इसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी जो उर्दू शब्द सौदा है ये बहुवचन में इसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पर बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। क्लियर। अगर हम सौदा में गर लगा दें तो सौदागर बन जाता है, यानी इसका क्या अर्थ होता है, व्यापारी। क्लियर। लेकिन इसका जो बहुवचन है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला प्रश्न संख्या 56, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है। तो आइए हर एक कथन को देखते हैं। पहला लिखा है कुछ शब्द भावना के कारण बहुधा बहुवचन होते हैं। ठीक है, जैसे जो हमेशा बहुवचन में, जैसे प्राण। ठीक है, तो भावना के आधार पर प्राण क्या है, बहुवचन, याद रखिएगा। जैसे दर्शन, दर्शन भी हमेशा बहुवचन में। आंसू बहुवचन में। भाग्य बहुवचन में। कक्षा बहुवचन में। तो ये याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए। तो यहाँ हमारा पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जैसे भाग्य हो गया, प्राण हो गया, दर्शन हो गया, ये सब क्या है, भावना के आधार पर हमेशा बहुवचन में। अगला करा व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो आकारांत पुल्लिंग संज्ञा है इनका रूप बहुवचन में बदल जाता है। क्लियर। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा और आकारांत, देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा तो आपने ये देखा था कि जब किसी का नाम स्पष्ट हो, नाम कहा जा रहा है, जैसे राम, तो राम क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और याद करिए जब मैंने आपको संज्ञा बताया था तो ये कहा था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं बनता है। जैसे अगर हम राम लिख दें, ठीक है, तो राम में अंत में अ आ रहा है तो ये आकारांत है और ये पुल्लिंग भी है, यानी ये व्यक्तिवाचक भी है, आकारांत भी है, पुल्लिंग भी है। क्लियर है। तो क्या इसका बहुवचन बनेगा, राम का तो बहुवचन नहीं बनेगा ना, और ये कह रहा है बहुवचन बदल जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। यानी यहाँ पर प्रश्न संख्या 56 का जो बी स्टेटमेंट है वो अशुद्ध है, बहुवचन में नहीं बदलता है। क्लियर है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अगर हम सी देख लें तो कह रहा है कुछ अरबी बहुवचन शब्दों का प्रयोग हिंदी में एक वचन में होता है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है कि कुछ अरबी ऐसे बहुवचन शब्द हैं जो हिंदी में आते हैं तो एक वचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अगला है डी विकल्प, जैसे बुढ़िया का बहुवचन बुढ़िए रूप जो है ये अशुद्ध है, ये भी बात सही है। अब देखिए डी विकल्प कैसे सही कह रहा है, जैसे यहां पर बुढ़िया देखिए, तो जो बुढ़िया है ये आकारांत है ना, यानी अंत में आ रहा है तो ये आकारांत है और स्त्रीलिंग भी है। जब कभी भी आकारांत स्त्रीलिंग का बहुवचन बनाना होता है तो ए जोड़ दिया जाता है। क्लियर है। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम माता ले लें, तो माता यानी अंत में आ रहा है, स्त्रीलिंग है, तो ये क्या हो जाएगा, माताएं। ठीक है। जैसे अगर हम दवा लिखें तो दवाएं, कथा का कथाएं। ठीक है, तो इनको आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 57, पूछा जा रहा है कि हिंदी में मैं का बहुवचन क्या होगा। तो याद रखिएगा मैं का बहुवचन हिंदी में हम होता है। क्लियर। यानी प्रश्न संख्या 57 का ए विकल्प सही हो जाएगा। क्लियर है, तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 58, पूछ रहा है कि मैं चलती थी, इसमें मैं का बहुवचन क्या होगा, हम हो जाएगा, यानी यहां पर ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। मैं का बहुवचन क्या होगा, हम। अब यहां पर देखिए कुछ और बहुवचन दिया, जैसे मैं का हम हो जाएगा, तू का क्या हो जाएगा, तुम, या कहीं तुम लोग भी लिखा हो तो वो भी सही होगा। ठीक है। आप का बहुवचन क्या होगा, आप लोग। ठीक है। वह का बहुवचन क्या होगा, वे हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरह इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। प्रश्न संख्या 59 देखिए, पूछा जा रहा है कि इकारांत संज्ञा शब्द को बहुवचन बनाते समय क्या किया जाता है। अब यहां पर देखिए इकारांत दिया, यानी ऐसी संज्ञा, यानी ऐसा कोई शब्द जिसके अंत में बड़ी ई आ रहा हो, तो उसका जब आप बहुवचन बनाते हैं तो उसमें क्या कर देते हैं, या जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, या जोड़ देते हैं। इसलिए यहां पर प्रश्न संख्या 59 का सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, जैसे कली लिखा है तो ये इकारांत है ना, अंत में बड़ी है। क्लियर। जब इसका बहुवचन बनाएंगे तो कलियां हो जाएगा। थाली का क्या हो जाएगा, थालियां। लड़की का क्या हो जाएगा, लड़कियां। नारी का क्या हो जाएगा, नारियां। ठीक है, याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 60, पूछा जा रहा है कि हिंदी में इस्तेमाल होने वाली उर्दू शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए प्रायः किस भाषा के प्रत्यय लगाए जाते हैं। तो याद रखिएगा हिंदी में इस्तेमाल होने वाले जो उर्दू शब्द हैं उनका जब आप बहुवचन बनाएंगे तो हिंदी भाषा का ही प्रत्यय लगाते हैं, यानी यहां पर आपका ए विकल्प आंसर सही हो जाएगा। क्लियर है। अगला देखिए, जैसे वकील है मान लीजिए, तो वकील शब्द है, जब इसका बहुवचन बनाएंगे तो वकीलों हो जाएगा। क्लियर। अगला देखिए प्रश्न संख्या 61, पूछा जा रहा है कि दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जिसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। क्लियर। अब देखिए अभी ऊपर चर्चा हुई है तो मैंने आपसे बताया था कि जो कक्षा है ये हमेशा बहुवचन में, आंसू हमेशा बहुवचन में, प्राण हमेशा बहुवचन में, लेकिन जो प्रत्येक शब्द है ये एक वचन में सदैव प्रयोग होता है, यानी 61 का यहाँ पर डी विकल्प सही हो जाएगा। जैसे यहाँ कुछ दिए गए तो प्रत्येक को आप याद रखेंगे हमेशा एक वचन में, इनको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। अब देखिए सदैव बहुवचन में कौन कौन, प्राण मैंने बताया, आंसू, बाल, होश, हस्ताक्षर, ये सभी क्या है, सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं। ये बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। क्लियर। मैं अधिकतर आपको कभी भी याद या रटने के लिए नहीं कहता हूं, लेकिन मैं यहां कहूंगा ये बिल्कुल याद होना चाहिए। अगला प्रश्न संख्या 62, करेक्ट कथा का बहुवचन क्या होगा। तो याद रखिएगा कथा का जो बहुवचन होगा वो क्या हो जाएगा, कथाएं। क्या हो जाएगा, कथाएं। जैसे अभी आपने वहां पढ़ा था ना, आकारांत स्त्रीलिंग का जब आप बहुवचन बनाते हैं तो ए लगाते हैं। ठीक है, तो ये कथाएं हो जाएगा। डी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा कथा का। जैसे आपने पढ़ा था माता का तो माताएं, उसी तरह कथा का कथाएं, दवा का दवाएं। ठीक है, तो ये इसको आप ध्यान रखेंगे। यही बता रहा है कि आकारांत स्त्रीलिंग का जब आप बहुवचन बनाते हैं तो आ की जगह पर ए लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, कथा का कथाएं, माता का माताएं, दवा का दवाएं। क्लियर। अगला देखिए,
अगला प्रश्न संख्या 63 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से एक वचन शब्द कौन सा है। तो देखिए एक वचन में क्या होता है, दर्शन। दर्शन हमेशा बहुवचन में आता है, ठीक है, सदैव बहुवचन में दर्शन, याद रखिएगा। देखिए यहां पर जो आपका नदी शब्द है ये हमेशा एक वचन में आता है, क्लियर। आपने देखा होगा नदी का जब बहुवचन बनता है तो बनता है नदियां, क्लियर। तो नदी शब्द क्या है, एक वचन में। घरों और लताओं ये ऑलरेडी बहुवचन में है, तो नदी शब्द क्या है, एक वचन में। इसका जब बहुवचन बनेगा तो क्या हो जाएगा, नदियां, क्लियर। अगला देखिए, और जो दर्शन है वो सदैव बहुवचन में होता है। अगला प्रश्न संख्या 64 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वचन जोड़ा सही नहीं है। तो जैसे देखिए सोना का सोना लिखा हुआ है, ये सही है। धेनु का धेनुएं हो जाता है, ये भी सही है। छात्र का छात्रगण हो जाता है, ये भी सही है। आटा का आटे नहीं होता, ये गलत है। यानी यहाँ प्रश्न संख्या 64 का डी विकल्प सही हो जाएगा। आटा का बहुवचन आटे नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर आप प्रमुख रूप से याद रखेंगे धेनु का बहुवचन क्या होता है, धेनुएं। छात्र का क्या होता है, छात्रगण, क्लियर। तो ये प्रमुख रूप से याद रखेंगे। और सोना का भी बहुवचन क्या होता है, सोना, क्लियर। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। देखिए आटा जो होता है इसका आटे इसलिए नहीं होगा क्योंकि आटा क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। और जो द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती हैं वो सदैव एक वचन में होती हैं, क्लियर। यानी आटा जो है ये क्या है, सदैव एक वचन में ही होगा, क्लियर। इसका बहुवचन नहीं बनाया जाता है, ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न संख्या 65 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान है, क्लियर। देखिए ये भी अच्छा प्रश्न है। तो दोनों वचनों में सरसों, सरसों जो है ये दोनों वचनों में, एक वचन में भी सरसों होगा और बहुवचन में भी सरसों होगा। यहां पर 65 का बी विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न संख्या 66 पूछ रहा है कि तू का सही बहुवचन क्या होगा। तो देखिए अभी चर्चा हुई थी, तू का तुम या तुम लोग, क्लियर। यहां पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर। अगला देखिए, जैसे आप है तो आप आदर सूचक है तो इसका आप लोग हो जाएगा बहुवचन। अगला प्रश्न संख्या 67 पूछा जा रहा है कि वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो देखिए लता का लताएं, अभी चर्चा हुई है, क्लियर। इसके बाद देखिए घोड़ा का क्या होगा, घोड़े, ये भी सही है। किताब का किताबें, सही है। सखी का सखियां, देखिए सखियां तो ठीक है लेकिन ख में यहां पर छोटी की मात्रा होगी, वर्तनी की यहाँ अशुद्धि हो गई है, ये आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। सखी का जो बहुवचन होगा वो क्या हो जाएगा, सखियां होगा, ये ख में छोटी की मात्रा। अगला प्रश्न संख्या 68 पूछा जा रहा है कि किसका प्रयोग जो है सदैव बहुवचन में होता है। तो देखिए अभी कई बार चर्चा हुई है कि जो दर्शन है इसका सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है, ए विकल्प सही हो जाएगा। देखिए कई बार ये प्रश्न पूछा है, अब यहां पर फिर एक बार चर्चा कर लीजिए। सदैव बहुवचन में क्या क्या होता है, बाल, प्राण, आंसू, होश, हस्ताक्षर, ठीक है, दर्शन, ये सभी क्या है, बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। एक वचन में माल, जनता, सामग्री, ये सभी क्या है, सदैव एक वचन में। माल, जनता और सामग्री सदैव एक वचन में, याद रखिएगा इसको। अगला देखिए प्रश्न संख्या 69 पूछा जा रहा है कि पति शब्द का अविभक्तिक बहुवचन होगा, यानी पति का बहुवचन क्या होगा, पति ही होगा। यानी यहां पर सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। 69 का सही जवाब होगा सी। अगला देखिए प्रश्न संख्या 70 पूछा जा रहा है कि भविष्य काल की क्रिया को बहुवचन बनाने में ए पर क्या होता है। तो याद रखिएगा जब भी कभी भविष्य काल की क्रिया हो और उसका बहुवचन बनाएंगे तो ए पर चंद्र बिंदु या अनुस्वार लगाते हैं, याद रखिएगा इसको। बी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 71 पूछा जा रहा है किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। तो याद रखिएगा अभी आप पढ़ चुके हैं कि प्रत्येक का जो प्रयोग है वो सदैव एक वचन में होता है, सदैव एक वचन में। अभी आप कह देंगे कि नदी भी, तो आपने अभी बताया कि नदी भी तो एक वचन में होती है, ये बात सही है, लेकिन नदी का बहुवचन बन सकता है, ठीक है, नदी का नदियां होगा, लेकिन यहां कह रहा है कि सदैव एक वचन में, तो प्रत्येक जो है वो इसका बहुवचन नहीं बनेगा, ये एक वचन में ही सदैव प्रयोग होगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, वहां पर कंफ्यूजन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है इस एग्जाम में। शब्दों को आप ध्यान से पढ़िएगा कि प्रश्न में कहा क्या जा रहा है। अगला देखिए, जैसे देखिए नदी है तो नदियां हो गया, साधु का साधुओं हो गया, घर का घरों हो गया, लेकिन प्रत्येक का बहुवचन और एक वचन दोनों ही ये होगा, क्लियर। अगला देखिए प्रश्न संख्या 72 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में होगा। तो देखिए अभी आप पढ़ें, प्राण जो है ये सदैव बहुवचन में होगा, क्लियर। तो जो मैंने आपको कहा था कि याद रखिएगा, अगर आप वो याद रखते हैं तो हमेशा आप सही करेंगे। अगला है प्रश्न संख्या 73 पूछा जा रहा है कि आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है, इसमें रेखांकित जो शब्द है उसका वचन बताइए। यानी पूछा जा रहा है कि ये जो जनता है ये किस वचन में होगी। तो अभी आपने 3 शब्द पढ़े थे जो सदैव एक वचन में होते, कौन कौन, जनता, माल और सामग्री, याद आ रहा है, जनता, माल और सामग्री, तो ये क्या हो जाएगा, एक वचन में। 73 का ए सही हो जाएगा, क्लियर। अगला देखिए पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 74 में कि हिंदी में वचन कितने होते हैं। तो याद रखिएगा हिंदी में वचन कितने होते हैं, अभी आपने पढ़ा है, तो याद रखिएगा हिंदी में वचन कितने होते हैं, एक वचन और बहुवचन, यानी 2 प्रकार होते हैं। 74 का यहाँ पर सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर, एक वचन और बहुवचन। और अगर पूछा जाए कि वचन होता क्या है, तो याद रखिएगा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसको क्या कहते हैं, वचन कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर एक वचन और बहुवचन, क्लियर है। अगला देखिए पूछा जा रहा है कि प्रश्न संख्या 75 में कि वधु का बहुवचन क्या होगा। तो देखिए वधु कैसा शब्द है, स्त्रीलिंग है, क्लियर है, और इसके अंत में क्या आ रहा है, बड़ा ऊ। तो यहां पर एक बात याद रखिएगा,
एक नियम होता है कि यदि किसी भी स्त्रीलिंग शब्द के अंत में छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो जब आप उसका बहुवचन बनाते हैं तो ए जोड़ देते हैं। क्लियर है? तो जैसे वधु का क्या हो जाएगा? वधुएं हो जाएगा। क्लियर? यानी यहाँ पर सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? तो इस फैक्ट को भी आप ध्यान में रखेंगे। जैसे वस्तु लिखा हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए वस्तु लिखा हो तो वस्तु स्त्रीलिंग है और अंत में क्या है? छोटा ऊ है यहाँ पे, तो इसका जब बहुवचन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? वस्तुएं हो जाएगा। क्लियर है? तो ये बात ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए सी, यहाँ प्रश्न संख्या 76 देखिए, पूछा जा रहा है कि सदा एक वचन में प्रयोग होता है। तो याद रखिएगा सहायता शब्द जो है ये सदा एक वचन में प्रयोग है। जैसे अभी आपने प्रत्येक पढ़ा है ना, प्रत्येक के साथ साथ सहायता भी याद रखिएगा कि ये सदा एक वचन में प्रयोग होता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। सी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 77, पूछा जा रहा है खूंटी शब्द का बहुवचन क्या होगा। देखिए यहां पर खूंटी ये क्या है? स्त्रीलिंग है और अंत में इकारांत है। ठीक है, यानी बड़ी ई है। तो याद रखिएगा जब कोई भी स्त्रीलिंग हो और अंत में इकारांत हो तो वहां पर बहुवचन बनाते हैं तो या लिख देते हैं। ठीक है, जैसे खूंटी है तो क्या हो जाएगा? खूंटियां हो जाएगा, इसलिए यहां पर आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल और लिखना हो तो लिख लीजिए नदी, तो नदी भी क्या है? स्त्रीलिंग है और अंत में द में बड़ी है तो नदियां हो जाएगा, यानी यह पे आ की मात्रा। इसी तरह बोली है तो बोलियां हो जाएगा। क्लियर? इसी तरह खूंटी का खूंटिया हो जाएगा। सी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 78, पूछा जा रहा है चाकू का बहुवचन क्या होगा। तो याद रखिएगा चाकू का बहुवचन चाकू ही होगा, यानी यहां पर डी विकल्प सही होगा। जैसे अभी आपने पढ़ा था ना पति का बहुवचन भी पति, तो उसी तरह चाकू का बहुवचन भी क्या होगा? चाकू ही होगा। क्लियर? तो ये बात याद रखेंगे, डी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 79, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है। तो यहां पर देखिए सीधा सीधा आपको दिख रहा है प्राण। प्राण अभी आपने कई बार पढ़ा कि सदैव बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। नेत्र, आंसू, लोग, दर्शन, होश, प्राण, ये सभी क्या है? बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न संख्या 80, प्रश्न संख्या 80 में पूछा जा रहा है कि महेश गीत गा रहा था, वाक्य में कौन सा काल है। देखिए यहां से काल संबंधित प्रश्न अब शुरू हो गए हैं। याद रखिएगा काल 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। आगे हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन यहां पर काल से संबंधित शुरू है। इसको देखिए जरा, स्टेटमेंट महेश गीत गा रहा था, स्टेटमेंट को देखकर ये तो पता चल रहा है कि ये भूतकाल का स्टेटमेंट है, यानी जो बात कही जा रही है वो भूतकाल की, कि महेश गीत गा रहा था। लेकिन एक बात देखिए, जब ये कहा जा रहा है कि महेश गीत गा रहा था तो ये इंफॉर्मेशन नहीं क्लियर हो रही कि अब वो गीत गा चुका, कि यानी जो वो काम कर रहा था उसके पूर्ण होने की ये पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? अपूर्ण भूत हो जाएगा। क्लियर? यानी यहां पर ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। अपूर्ण भूत से बहुत प्रश्न बनता है, इसको आप समझ लीजिएगा। यहां पर भूतकाल के बारे में बात हो रही है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं कि वो कार्य पूर्ण हो गया कि नहीं, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? अपूर्ण भूत हो जाएगा। 80 का ए विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। तो ये लिखा हुआ कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में शुरू होने का पता चले लेकिन खत्म होने का पता न चले उसे हम अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। क्लियर? इस प्रकार के वाक्य के अंत में रहा था, रही थी या रहे थे आता है। जैसे कुछ और एग्जाम्पल दिया है, जैसे लिखा श्याम लखनऊ की यात्रा कर रहा था, यानी प्रारंभ तो होने की इंफॉर्मेशन है लेकिन कार्य पूर्ण हो गया इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए अपूर्ण भूतकाल। वह विद्यालय जा रहा था, अपूर्ण भूतकाल। अगला देखिए प्रश्न संख्या 81, पूछा जा रहा है कि सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली है, इसमें कौन सा काल है। तो देखिए मन, सत्संग में जाने के बाद मन में शांति मिली है, यानी बात हो रही है भूतकाल की। क्लियर? यानी मन सत्संग से हो भी आए और मन को शांति भी मिल गई, यानी ये भूतकाल की। और ये किस प्रकार का भूतकाल है? आसन्न भूतकाल, यानी जब कार्य के समाप्त होने के बाद कुछ ही समय पहले अभी कार्य कंप्लीट हुआ हो तो उसको क्या कहते हैं? आसन्न भूत। यानी सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली है, ये जब स्टेटमेंट कहा गया तो जैसे ही आप सत्संग में जाने में लौट के आए तो उसके बाद जैसे ही सत्संग में जाने का कार्य पूरा हुआ उसके बाद तुरंत आपने कहा कि मन को शांति मिली है, यानी यहाँ पर आसन्न भूतकाल होगा। बी विकल्प यहाँ पर सही होगा। यानी क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी कुछ समय पहले पूर्ण हुई है उसको हम कहते हैं आसन्न भूतकाल। जैसे मैंने मिठाई खाई है, यानी मैंने मिठाई खाई है, जब ये स्टेटमेंट दिया गया तो इसका मतलब है कि मिठाई अभी कुछ ही समय पहले खाई गई, यानी यहाँ पर क्रिया अभी कुछ ही समय पहले पूर्ण हुई है, इसको कहते हैं आसन्न भूत। याद रखेंगे। अगला प्रश्न संख्या 82, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान काल है। संदिग्ध वर्तमान काल, ठीक है, तो जैसे देखिए यहां पर लिखा हुआ है पहला कि रीना पढ़ती होगी, यानी बात तो वर्तमान की कही जा रही है लेकिन रीना पढ़ती होगी, इस बात में क्लियरेंस नहीं है, एक संदेह का भाव है, तो यानी यहां पर ए विकल्प सही हो गया। क्लियर? यानी रीना पढ़ती होगी, ये क्या हो जाएगा? संदिग्ध वर्तमान का उदाहरण है। संदिग्ध वर्तमान किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में कार्य होने का संदेह रहता है उसको क्या कहते हैं? संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे बच्चा रोता होगा, सीमा खा रही होगी, यानी कार्य तो वर्तमान में जो हो रहा है उसकी चर्चा हो रही है लेकिन संदेह भी व्यक्त किया जा रहा है, उसको कहते हैं संदिग्ध वर्तमान काल। अगला देखिए प्रश्न संख्या 83, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान काल का भेद नहीं है। तो देखिए वर्तमान काल के भेद में हेतु हेतु वर्तमान नहीं आता है, तात्कालिक वर्तमान होता है, पूर्ण वर्तमान होता है, संदिग्ध वर्तमान होता है, लेकिन हेतु हेतु मद वर्तमान नहीं, ये भूतकाल में होता है। ठीक है, यानी यहां पर डी विकल्प सही हो जाएगा।
अब जरा देख लीजिए कि वर्तमान काल के कुल कितने भेद होते हैं? 5। ये याद होना चाहिए। काल 3 प्रकार के, वर्तमान, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, और वर्तमान काल 5 प्रकार के, सामान्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान और संभाव्य वर्तमान। ठीक है। इसी प्रकार अगर हम भूतकाल की बात कर लें तो भूतकाल 6 प्रकार के होते हैं। सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतु हेतु भूत। क्लियर? जो अभी पूछा गया था उसमें वहां पर वर्तमान लिखा था इसलिए वो गलत हुआ। हेतु हेतु भूतकाल में होता है और हेतु हेतु मद भविष्य में भी होता है। अगर हम भविष्य काल की बात करें तो इसके 3 प्रकार, सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य और हेतु हेतु भविष्य। क्लियर? तो इनको भी आप याद रखेंगे। वर्तमान 5 प्रकार का, भूत 6 प्रकार और भविष्य 3 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 84। प्रश्न संख्या 84 में पूछा जा रहा है कि राम खाता होगा किस प्रकार का है? तो देखिए मैंने बताया कि वर्तमान की तो बात हो रही है लेकिन एक संदेह है कि राम खाता होगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा? संदिग्ध वर्तमान हो जाएगा। यानी यहां प्रश्न संख्या 84 का ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। क्लियर? जैसे गाड़ी आती होगी, वह खाता होगा, ये सभी क्या है? संदिग्ध वर्तमान है। क्लियर? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 85 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से दिए गए सही विकल्प को चुनिए। यहां पर स्टेटमेंट दिया गया है, दीपा पौधों को पानी दे रही थी। यानी कार्य के प्रारंभ होने का तो पता चला लेकिन समापन का पता नहीं चला, और बात हो रही है पास्ट काल की यानी भूतकाल की, तो ये क्या हो जाएगा? अपूर्ण भूतकाल। क्लियर? यानी यहां पर ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 86। प्रश्न संख्या 86 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होगा काल के आधार पर? तो यहां पहले स्टेटमेंट पढ़िए। लिखा, यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी न छूटती। देखिए इस प्रकार का स्टेटमेंट है जिसमें भूतकाल के बारे में बात हो रही है और इसमें एक क्रिया के होने या न होने की निर्भरता दूसरे क्रिया के होने या न होने पर निर्भर कर रही है, तो इसको क्या कहते हैं? हेतु हेतु मद भूतकाल कहते हैं। क्लियर? यानी जब एक क्रिया के होने या न होने की निर्भरता दूसरे क्रिया के होने या न होने पर निर्भर कर रही हो तो वो हेतु हेतु भूतकाल होगा। जैसे मेरी गाड़ी न छूटती, कब न छूटती? जब मैं समय पर स्टेशन पहुंचता। यानी एक क्रिया के होने या न होने की निर्भरता दूसरे के होने या न होने पर है, तो इसको क्या कहेंगे? हेतु हेतु मद भूतकाल। क्लियर? बी विकल्प यहां सही हो जाएगा। देखिए यहां स्टेटमेंट में दिया है कि क्रिया के होने, एक क्रिया के होने या न होने पर दूसरी क्रिया के होने या न होने की निर्भरता होती है, तो उसे हेतु हेतु भूतकाल कहते हैं। और हेतु का अर्थ क्या होता है? कारण। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 87। पूछा जा रहा है कि देखा गया हो इस क्रिया में किस पक्ष का उदाहरण है? तो देखा गया हो यानी बात तो हो रही है वर्तमान की लेकिन वो संभावित है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? संभाव्य वर्तमान। यानी 87 का बी विकल्प सही हो जाएगा। यानी संभाव्य वर्तमान काल क्या होता है? जब क्रिया के वर्तमान काल में पूरा होने की संभावना रहती है तो उसको कहते हैं संभाव्य वर्तमान। ठीक है? संभाव्य का मतलब संभावित। अगला देखिए प्रश्न संख्या 88। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य वर्तमान काल का है? तो देखिए मानव पढ़ता है। जब आप कहते हैं मानव पढ़ता है तो ये किसके बारे में? वर्तमान के बारे में बात हो रही है। यानी यहां पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। यहां देखिए कुछ और जो वाक्य दिए गए तो उनके बारे में बताया जा रहा है। जैसे मोहन गया, तो ये क्या है? सामान्य भूतकाल है। सीता रो रही थी, यानी कार्य के प्रारंभ होने का तो समय मालूम है लेकिन उसके अंत होने की स्थिति नहीं मालूम है, इसलिए अपूर्ण भूतकाल। वह जाएगा, ये क्या है? सामान्य भविष्यकाल। अगला देखिए प्रश्न संख्या 89। पूछा जा रहा है क्रिया की जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान होता है उसको क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा उसको क्या कहते हैं? काल कहते हैं। ठीक है? यही तो काल की परिभाषा है कि क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय, समय का मतलब क्या होता है? काल। जब समय का ज्ञान हो तो उसको क्या कहते हैं? काल। यानी बी विकल्प सही हो जाएगा। यानी अगर क्रिया का निष्पादन पहले हुआ है तो भूतकाल, वर्तमान में हो रहा है तो उसे वर्तमान, और आगे होगा तो यानी भविष्य काल। क्लियर? अगला देखिए, और बताया भी जा रहा है कि काल कितने प्रकार के होते हैं? 3, वर्तमान, भूत और भविष्य। प्रश्न संख्या 90 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण भूतकाल होगा? क्लियर? तो पूर्ण भूतकाल क्या होगा? यहां पर देखिए सी विकल्प आपका सही हो जाएगा, वे आए थे। क्लियर? वे आए थे, वे आए थे स्टेटमेंट में जो कार्य वो क्या है? बिल्कुल पूर्ण हो गया। ठीक है? वे आए थे, यानी यहां पर प्रश्न संख्या 90 का सी विकल्प सही हो जाएगा। क्रिया के उस रूप को पूर्ण भूतकाल कहते हैं जिसमें क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध हो या क्रिया को समाप्त हुए काफी समय बीता हो। ठीक है? जैसे अगर कहा जाए कि वे गए, तो वे गए का मतलब हो गया सामान्य भूतकाल है। अगर ये कहा जाए वे खा रहे थे, यानी कार्य के प्रारंभ होने का समय तो है लेकिन पूर्ण हुआ कि नहीं हुआ ये स्पष्ट नहीं है, यानी अपूर्ण भूतकाल। वे सोकर उठे हैं, यानी कोई क्रिया भी हाल ही में संपन्न हुई है तो उसको क्या कहते हैं? आसन्न भूतकाल कहते हैं। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 91। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा भविष्यत काल को पहचानिए? जो भविष्य, तो क्या हो जाएगा? मैं कल घूमने जाऊंगी। इस वाक्य में क्या है? भविष्य काल ही तो है। यहां पर सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। क्लियर? जैसे जो अन्य स्टेटमेंट है, मैं कल घूमने जाऊंगी, भविष्य काल। गाय घास चरती है, ये क्या है? सामान्य वर्तमान। रोहन मुंबई गया था, यानी वो कार्य का समय भी पता चल रहा है और कार्य लंबे समय से पूर्ण हो चुका है, यानी रोहन मुंबई गया था, ये पूर्ण भूतकाल होगा। अगला है मां बच्चों को पढ़ा रही है, तो अभी कार्य चल रहा है तो इसलिए तात्कालिक वर्तमान काल होगा। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 92। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से भूतकाल का उदाहरण है। ठीक है?
तो जैसे मैं जाता हूं तो ये तो भूतकाल है नहीं, राम घर गया था ये भूतकाल है, ठीक है, राम घर गया था ये क्या है, भूतकाल का उदाहरण है, यानी बी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। और जो ये कहा जा रहा है कि मैं जाता हूं या वह आ रहा है, ये क्या हो जाएगा, वर्तमान काल। और अगर कहा जाए कि वह पुस्तक पढ़ेगा तो ये किसका है, भविष्य काल का। अगला प्रश्न संख्या 93, पूछा जा रहा है कि वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, वह आई हो तो उसे मेरी चिट्ठी दे देना। तो यानी यहां पर वर्तमान में किसी कार्य के होने की संभावना व्यक्त की जा रही है कि वह आई हो तो मेरी चिट्ठी दे देना, यानी ये क्या हो जाएगा, संभाव्य वर्तमान हो जाएगा, बी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। क्लियर। जैसे अगर ये स्टेटमेंट लिखा है कि वह पढ़ता होगा, तो यानी कार्य तो बात तो वर्तमान की हो रही है, लेकिन उसमें एक संदेह है, तो इसको क्या कहेंगे, संदिग्ध वर्तमान। जैसे मैं खाना खा रहा हूं, यानी ये तात्कालिक वर्तमान, यानी खाना खाने का काम अभी भी चल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, तात्कालिक वर्तमान। अगर हम ये कह दें कि सूर्य पूरब में उगता है, तो ये क्या हो जाएगा, सामान्य वर्तमान। अगला देखिए प्रश्न संख्या 94, पूछा जा रहा है कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में है, यानी कार्य अभी अभी समाप्त हुआ होगा, ठीक है, तो उसी को आसन्न कहते हैं। तो ये कहा जा रहा है मैंने आम खाया है, यानी आम खाने के बाद तुरंत बात कही गई कि मैंने आम खाया है, इसका मतलब कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है, तो उसको क्या कहेंगे, आसन्न भूतकाल कहेंगे। क्लियर। देखिए समाप्ति निकट भूत में हुई है, यानी तत्काल ही सूचित किया जा रहा है कि मैंने आम खाया है, तो ये क्या हो जाएगा, आसन्न भूतकाल। जैसे कहा जा रहा है कि मोहन आया या सीता गई, ये क्या है, सामान्य भूतकाल। वह आया था, ये क्या हो जाएगा, पूर्ण भूतकाल। क्लियर। अगर ये कहा जाए कि तू आता तो मैं जाता, यानी यहां पर एक क्रिया के होने या न होने से दूसरी क्रिया के होने या न होने की निर्भरता है, तो इसको क्या कहेंगे, हेतु हेतु भूतकाल। क्लियर। अगला देखिए प्रश्न संख्या 95, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है। वर्तमान काल का पूछा, उसने पढ़ा था तो वर्तमान काल तो है नहीं, वह पुस्तक पढ़ेगा भविष्य काल की, वह जाता है, यहां पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा, वह जाता है, ये क्या हो जाएगा, वर्तमान काल का उदाहरण है, प्रश्न संख्या 95 का सी विकल्प। जैसे उसने पढ़ा था तो ये भूतकाल, वह पुस्तक पढ़ेगा भविष्य काल, वह जाता है वर्तमान काल, वह खेल रहा था, यानी कार्य के प्रारंभ होने का समय तो मालूम है, लेकिन वो खत्म हुआ कि नहीं ये नहीं मालूम है, ये अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। क्लियर। अगला देखिए प्रश्न संख्या 96, पूछा जा रहा कि अपूर्ण भूतकाल को पहचानिए, तो लिखा है पहले में रामू खाना खा रहा था, यानी कार्य प्रारंभ होने का समय तो मालूम है लेकिन पूर्ण होने का स्पष्ट नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। प्रश्न संख्या 96 का ए विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। क्लियर। अगला देखिए प्रश्न संख्या 97, पूछा जा रहा है कि वह खा रहा था, इसमें खा रहा था ये क्या होगा, तो जब कह रहे हैं खा रहा था यानी प्रारंभ होने का समय तो पता है लेकिन कंप्लीट हुआ कि नहीं ये नहीं स्पष्ट है, इसलिए यहां पर अपूर्ण भूतकाल होगा, बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला देखिए, देखिए सामान्य भूतकाल का मतलब ये होता है कि भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान नहीं होता है, ठीक है, जैसे राम आया। क्लियर। संदिग्ध भूत का मतलब क्या होता है, यानी यह संदेह बताता है कि भूतकाल में कार्य पूरा हुआ था या नहीं, जैसे आपने सिनेमा देखा होगा, यानी बात तो पास्ट की हो रही है लेकिन एक संदेह है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, संदिग्ध भूतकाल। अगला है पूर्ण भूतकाल, इसमें क्रिया की समाप्ति का स्पष्ट बोध होता है, तो इसको कहते हैं पूर्ण भूतकाल। जैसे मोहन विद्यालय जा चुका था, यानी यहां पर क्रिया की समाप्ति का बिल्कुल स्पष्ट बोध है, तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल, तो यहां भी चर्चा हुई थी कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी, यानी उसके प्रारंभ होने का समय तो पता है लेकिन समाप्ति का नहीं पता चला है, तो इसको क्या कहेंगे, अपूर्ण भूतकाल। जैसे मोहन किताब पढ़ रहा था, ये क्या है, अपूर्ण भूतकाल। अगला हेतु हेतु भूतकाल, इसमें मैंने बताया था कि बात पास्ट की हो रही होगी और क्रिया की एक क्रिया के होने या न होने का निर्भरता दूसरी क्रिया के होने या न होने पर होगी, तो वहां पर क्या होगा, हेतु हेतु भूतकाल होगा। जैसे मैं आता तू जाता, यानी एक क्रिया की निर्भरता दूसरी क्रिया पर है, तो ये हेतु हेतु भूतकाल होगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 98, पूछा जा रहा है कि राम ने खाना खाया होगा। अब देखिए इस क्रिया में क्या हो रहा है, एक संदिग्धता व्यक्त की जा रही है ना, और बात भूतकाल की हो रही है कि राम ने खाना खाया होगा, तो यहां पर खाया होगा इसका मतलब है संदिग्ध भूतकाल, यानी प्रश्न संख्या 98 का बी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। क्लियर। अगला देखिए प्रश्न संख्या 99, पूछा जा रहा है कि मैं खाना खा चुका था। क्लियर। तो यहां पर कैसा होगा, मैं खाना खा चुका था, ठीक है, यानी यहां पर कार्य पूरा हो गया, यानी यहां पर क्या हो जाएगा, डी विकल्प सही हो जाएगा, पूर्ण भूत का उदाहरण है, यानी प्रश्न संख्या 99 का डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 100 देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है, तो देखिए मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, तो ये पहला स्टेटमेंट क्या है, भविष्य काल, कि मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, ए विकल्प यहां से हो जाएगा, ये भविष्य काल के बारे में बता रहा है। अगला प्रश्न संख्या 101, लिखा राम से पत्र लिखे गए, इसमें वाच्य क्या है, ठीक। तो यहां पर देखिए सबसे पहले याद रखिएगा कि वाच्य तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है कृतवाच्य, एक होता है कर्मवाच्य और एक होता है भाववाच्य। देखिए कृतवाच्य क्या होता है, जब कर्ता पर प्रभाव ज्यादा हो क्रिया का तो वो कहते हैं कृतवाच्य, और जब क्रिया का प्रभाव कर्म पर ज्यादा हो तो उसे कहते हैं कर्मवाच्य, और जहां पर क्रिया से भाव का कोई प्रकट हो रहा हो तो उसको कहते हैं भाववाच्य। जैसे यहां लिखा है राम से पत्र लिखे गए, तो यहां पर लिखने की बात हो रही है किसके, लिखे गए, ठीक है, क्या लिखे गए, पत्र लिखे गए, ठीक है, तो लिखे गए यानी यहां पर जो प्रभाव है वो पत्र पर है, और पत्र यहां पर क्या होगा, कर्म होगा। क्लियर है, और कर्ता क्या होगा,
राम होगा। क्लियर है? तो यहां पर लिखे गए क्या? पत्र। तो यहां पर प्रभाव किस पर है? कर्म पर, यानी 101 का बी आंसर हो जाएगा, यहां पर कर्मवाच्य होगा। क्लियर है? यानी जहां पर कर्ता, कर्म और भाव की प्रधानता के अनुसार वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, यह भी मैंने बता दिया। वाक्यों में जब कर्म की प्रधानता होती है उसे कहते हैं कर्मवाच्य। तो यहां पर स्टेटमेंट में बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 102 देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाव वाच्य का उदाहरण है। देखिए मैंने आपसे कहा था कि जब स्टेटमेंट में आपको कोई भाव की प्रधानता हो तो वहां पर, जैसे डी विकल्प देखिए, लिखा गया है कि धूप में चला नहीं जाता, यानी चलना एक क्रिया है और उसी से पर निर्भर है कि चला नहीं जाता, यानी ये क्या भाव है। ठीक है, चला नहीं जाता ये क्या एक भाव है, तो यहाँ पर भाव प्रधान हो रहा है, तो यहाँ पर डी विकल्प से हो जाएगा। और पूछा भी जा रहा है कि भाववाच्य, यानी यहाँ पर धूप में चला नहीं जाता, ये क्या है, भाववाच्य का उदाहरण है। क्लियर? यानी वाक्य में जहां पर कर्ता न प्रधान हो न कर्म प्रधान हो, बल्कि वहां पर क्रिया का भाव प्रधान हो, तो उसको क्या कहते हैं, भाववाच्य। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 103, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कृतवाच्य है। तो मैंने आपसे कहा था कृतवाच्य वहां पर होगा जहां पर प्रधानता कर्ता की होगी। तो देखिए, अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया गया। क्लियर? तो यहां पर देखिए, अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया गया। क्लियर? या अगला है, अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया, अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़वाया, यानी यहां पर क्या है, बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया, यानी कृतवाच्य, यानी किसने पाठ पढ़ाया, अध्यापक ने। यानी यहां पर आपका जो पाठ पढ़ाने का कार्य है वो कौन कर रहा है, अध्यापक, यानी कर्ता की यहां प्रधानता है, तो ये क्या हो जाएगा, कृतवाच्य हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां पर इस तरह आप ध्यान देंगे। देखिए यहां पर 3 प्रकार हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाव। यानी जहां पर कर्ता की प्रधानता हो कृतवाच्य, जहां पर कर्म की प्रधानता हो कर्मवाच्य, और जहां पर भाव की प्रधानता हो वहां पर भाववाच्य। अगला प्रश्न संख्या 104, प्रश्न संख्या 104 में पूछा जा रहा है कि कर्मवाच्य क्रिया के उस विधान को कहते हैं जिसमें क्रिया का प्रत्यक्ष संबंध कर्म से होता है। बिल्कुल सही है, जहां पर कर्म प्रधान होगा वहां पर कर्मवाच्य होगा, और क्रिया में जो रूपांतर होगा वो किसके अनुसार होगा, वो भी कर्म के अनुसार होगा। यानी प्रश्न संख्या 104 का यहां पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 105, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाला वाक्य चुनिए जहां पर कर्म की प्रधानता हो। क्लियर? तो यहां पर देखिए सी विकल्प देखिए जरा, पूछा जा रहा है कि बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया। अब ये कह रहा है मारा गया, तो पूछे कौन मारा गया, तो यहाँ पर चूहा मारा गया। क्लियर? तो यानी यहाँ पर जो मारा गया उसकी जो प्रधानता है, कौन मारा गया, तो चूहा। तो यहाँ पर क्या कर्म की प्रधानता है, यानी यहाँ पर आपका सी विकल्प से हो जाएगा, ये कर्मवाच्य का उदाहरण है। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 106, पूछा गया कि जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कर्मवाच्य कहा जाता है। सेम प्रश्न अभी आपने पीछे डिस्कस किया था जिसमें फिलिंग द ब्लैंक्स था, तो यहाँ पर देखिए बी विकल्प आपका सही हो जाएगा, यानी कर्म की प्रधानता है। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से भाववाच्य कौन सा है। तो देखिए जिस वाक्य में भाव की प्रधानता हो, ठीक है, जैसे देखिए सी विकल्प जरा, मोहन से बैठा नहीं जाता, यानी बैठना एक क्रिया है और बैठा नहीं जाता ये एक भाव तो है ना, यानी यहाँ पर भाव की प्रधानता है, यानी सी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा प्रश्न संख्या 107 का। जैसे मोहन पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है, या श्याम पत्र लिखता है, इसमें क्या है, कृतवाच्य, क्योंकि मोहन पुस्तक पढ़ता है तो कौन पढ़ता है, मोहन, तो यहाँ पर कर्ता की प्रधानता है इसलिए कृतवाच्य। श्याम पत्र लिखता है, तो लिखता है कौन, लिखता है श्याम, तो यहाँ पर जो प्रधानता है वो किसकी है, कर्ता की है, तो यहाँ पर कृतवाच्य। लेकिन अगर ये लिखा हो कि पत्र लिखा जाता है, तो क्या लिखा जाता है, पत्र। अब किसके द्वारा लिखा जाता है ये नहीं स्पष्ट है, लेकिन यहाँ पर कर्म की प्रधानता इसलिए ये क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 108, पूछा जा रहा है कि श्याम को पुस्तक पढ़नी है, इसमें कौन सा वाच्य। देखिए पढ़नी है, अगर ये कहता कि श्याम पुस्तक पढ़ता है तो कौन पढ़ता है, श्याम, तब तो होता कृतवाच्य। लेकिन यहां कह रहा है पढ़नी है, क्या पढ़नी है, पुस्तक पढ़नी है, तो यानी यहां पर कर्म की प्रधानता है इसलिए क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। प्रश्न संख्या 108 का डी विकल्प से हो जाएगा। तो इस स्टेटमेंट को ध्यान रखिएगा, ना हो तो दोनों स्टेटमेंट अपने नोट्स में लिख लीजिए कि अगर ये होता कि श्याम पुस्तक पढ़ता है तब यहां पर कृत्यवाच्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि श्याम पुस्तक पढ़ता है, जो पढ़ता है कौन पढ़ता है, श्याम, तब यहां पर कर्ता की प्रधानता होती तो कृत्यवाच्य होता। लेकिन ये स्टेटमेंट लिखा है कि श्याम को पुस्तक पढ़नी है, तो क्या पढ़नी है, तो पुस्तक पढ़नी है, यानी पुस्तक क्या है, कर्म है, तो यानी यहां पर कर्म की प्रधानता है इसलिए कर्मवाच्य होगा। डी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 109, पूछा जा रहा है कि भाववाच्य को छांटिए, यानी ऐसा स्टेटमेंट निकालिए जहां पर भाव की प्रधानता हो। तो देखिए लिखा तोते से उड़ा नहीं गया, यानी उड़ा नहीं गया, उड़ना एक क्रिया है और उसी से बताया जा रहा है कि उड़ा नहीं गया, इसका मतलब कि एक भाव प्रकट किया जा रहा है कि उड़ा नहीं गया, यानी यहाँ पर बी विकल्प सही हो जाएगा, ये भाववाच्य हो जाएगा। प्रश्न संख्या 109 का बी विकल्प सही होगा। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 110, पूछा जा रहा है कि निम्न में कर्मवाच्य है, तो देखिए जिस स्टेटमेंट में कर्म की प्रधानता हो। क्लियर? तो देखिए लिखा है कि पत्र लिखा जाता है। क्लियर है? तो क्या लिखा जाता है, पत्र, किसके द्वारा लिखा गया ये स्पष्ट नहीं है, तो यहां पर कर्ता तो हटा दीजिए, प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है, कर्म के ऊपर, तो कर्म क्या है, पत्र है, तो यहां पर जो क्रिया हो रही है उसका प्रभाव कर्म पर है, यानी यहां पर क्या होगा, कर्मवाच्य होगा। प्रश्न संख्या 110 का एक विकल्प सही हो जाएगा, पत्र लिखा जाता है, ये इसमें कर्मवाच्य होगा। अब जरा और देख लीजिए, पत्र लिखा जाता है कर्मवाच्य,
आप यहां करें कि राम पुस्तक पढ़ता है, तो पढ़ता है, कौन पढ़ता है? राम। तो यहां पर राम पर प्रभाव है, इसलिए क्या हो गया? कृतवाच्य। क्लियर? सीता पत्र लिखती है, कौन लिखती है पत्र भाई? सीता। तो यहां पर कृतवाच्य। मुझे बैठा नहीं जाता, भाव है, तो यहां पर क्या होगा? भाववाच्य। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 111। पूछा जा रहा है कि जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो और लिंग वचन प्रायः कर्ता के अनुसार होते हैं, तो वहां कौन सा वाक्य होता है? जब कर्ता की प्रधानता हो तुरंत कृतवाच्य। क्लियर है? यानी यहां पर बी विकल्प सही हो जाएगा। और जहां पर कर्म की प्रधानता हो वहां पर कर्मवाच्य, और जहां पर भाव की प्रधानता हो वहां पर भाववाच्य। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 112। पूछा जा रहा है कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो आप कई बार पढ़ चुके हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। क्लियर है? यहां पर नाम भी दिए गए हैं। अगला देखिए प्रश्न संख्या 113। प्रश्न संख्या 113 में पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा भाववाच्य है? तो देखिए जब भाववाच्य का मतलब जहां पर भाव की प्रधानता है, तो यहां पर देखिए अब चला जाए, बी विकल्प देखिए, अब चला जाए। अब चला जाए में एक भाव है कि अब चला जाए, तो यहां पर 113 का बी विकल्प सही हो जाएगा। क्लियर है? जैसे उससे चुप नहीं रहा जाता, ठीक है? सीता से हंसा नहीं जाता, ये सभी क्या है? भाववाच्य के उदाहरण है। अगला प्रश्न संख्या 114। पूछा जा रहा है कि राम आम खाता है, इसमें कौन सा वाच्य है? तो देखिए खाता है, कौन खाता है? राम। तो यहां पर खाता है, कौन खाता है? राम, यानी कर्ता की प्रधानता है ना, तो क्या हो जाएगा? कृत्यवाच्य हो जाएगा। क्लियर है? यानी 114 का यहां क्या सही हो जाएगा? ए विकल्प सही हो जाएगा, कृत्यवाच्य हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 115। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य है? देखिए जहां पर भाव की प्रधानता हो, तो देखिए मुझसे गाया नहीं जाता, यहां पर क्या है? भाव प्रकट हो रहा है ना, यानी 115 का बी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। इस प्रकार यहां पर आपका ये जो 4 टॉपिक थे उनसे संबंधित जितने भी प्रश्न थे उनको विस्तृत व्याख्या के साथ कंप्लीट कराया गया है। अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।